हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था आप लोगों से राय लेने के लिए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, पर ज़्यादा कमेंट आप लोगों ने किए नहीं। तो हमको यही समझ में आया कि एनिमल किंगडम के बाद लॉजिकली प्लांट किंगडम ही स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम, और जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा इसीलिए हम आपको बुक से दिखा रहे हैं कि जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। तो छोटा छोटा पहले इंट्रोडक्शन में आपको समझा देते हैं कि प्लांट किंगडम चैप्टर किसके बारे में है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि विटेकर ने प्रपोज किया था। ये एक्चुअली पिछला चैप्टर जो हमने अभी आपको टेकअप नहीं किया है, तो उसमें ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और इसको विटेकर ने प्रपोज किया था, जहाँ पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया है। मतलब पूरे एनिमल्स को हम लोग या लिविंग उसको बांट सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे में। इस चैप्टर में हम लोग जो है प्लांटे से डील करेंगे, यानी प्लांट से डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को स्ट्रेस यानी यहाँ पे जोर देना पड़ेगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की, वो समय के साथ बहुत बदली है। पहले क्या था कि फंजाई और जो मेंबर्स हैं मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, मतलब जिसमें सेल वॉल्स होती थी, उनको भी पहले इंक्लूड कर लिया जाता था, क्योंकि प्लांट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर सेल वॉल होना। तो कुछ मेंबर्स जो मोनेरा के हैं यानी बैक्टीरिया, उनमें भी सेल वॉल होती है, कुछ प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल्स होती हैं। तो अब उनको प्लांटे से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि और भी क्राइटेरिया को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अर्ली क्लासिफिकेशन उनको सेम किंगडम में रखती थी। तो साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो अब एल्गी नहीं रह गई है, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, तो उसको हम लोगों ने मोनेरा में रखा है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे, जो बेसिकली प्लांट्स हैं, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, सब कुछ प्लांटे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की भी क्लासिफिकेशन हमको समझनी पड़ेगी, कुछ कंसर्न्स समझने के लिए जो क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करते थे। अर्लियर सिस्टम जो क्लासिफिकेशन के थे वो ग्रॉस सुपरफिशियल, ग्रॉस का मतलब हुआ मोटे मोटे तौर पे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान देते थे, जैसे कि सिर्फ हैबिट का ध्यान देना कि कौन सा प्लांट कहाँ पे मिलता है, कलर को ध्यान देना कि किस कलर का है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, मतलब कलर का मतलब हुआ कि किसका कलर, बेसिकली लीव्स का या फ्लावर का कलर हुआ, लीव्स का कलर हुआ, शेप कैसी है लीव्स की। तो ये सुपरफिशियल जो ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर थे उनको ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो ये जो है मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। वेजिटेटिव का मतलब हुआ नॉन रिप्रोडक्टिव, या फिर एंड्रोशियम के ऊपर बेस्ड था, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये लिनेयस ने बताया था। तो ऐसे सिस्टम्स को आर्टिफिशियल कहते हैं। मतलब जब सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को हम लोग जो है कंसिडरेशन में लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल कहलाता है। और ये जो है इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने किया क्या कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, जो कि बहुत ही क्लोजली लिंक्ड थी, उनको सेपरेट कर दिया गया, दूसरे ग्रुप्स में डाल दिया गया। और आर्टिफिशियल सिस्टम ने सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ी ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड थे और इसलिए इनको क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया। और आर्टिफिशियल सिस्टम ने बराबर से वेटेज दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत सारे अफेक्टेड होते हैं। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट से चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं और अडाप्ट हो रहा है, और अडाप्टेशन की वजह से उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं और उस बेसिस पे उसको क्लासीफाई करके किसी और ग्रुप में डाल दें, तो ये सही बात नहीं होगी। तो इसके खिलाफ जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ऐसे डेवलप किया गया, जो कि बेसिकली बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर। नेचुरल एफिनिटीज़ का मतलब हुआ कि जो नेचुरली प्लांट्स के बीच में जो एफिनिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, उनके ऊपर बेस्ड था। ना केवल उसके ऊपर बल्कि इंटरनल फीचर्स के ऊपर भी, जैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। एनाटॉमी का मतलब हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब हुआ उसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ कि पूरे प्लांट की जो अंदर की बायोकेमिस्ट्री है उससे रिलेटेड। तो ऐसा जो क्रेडिट जो है वो जाता है बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर को, और उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पहले लेकर आए। तो अब आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो जो है सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रेफरेंस नहीं मिली। उसने क्या किया कि नेचुरल जो एफिनिटीज थी उसको नज़रअंदाज किया, और उसने बराबर से वेटेज दिया किसको, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो मतलब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, एसेक्सुअल तो नहीं मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो भी सेक्सुअल है उसको बराबर से वेटेज दिया। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं बहुत जल्द ही जो है अडेप्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो इस वजह से वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। और दूसरा आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इंटरनल फीचर्स को ही ज़्यादा जोर दिया गया और एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से भी जो अफिनिटीज़ थी मतलब जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स है वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से जुड़े हुए हैं और उसको एक्सेप्ट किया गया है। इससे ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं और उनका एंसेस्टर एक होता है। सेम टैक्सा का मतलब हुआ कुछ ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये माना जाता है कि उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है और उनका जो पूर्वज है, एंसेस्टर है, वो भी एक ही है। तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे सोर्सेज से यूज़ करते हैं और डिफ़िकल्टीज़ जो क्लासिफिकेशन के दौरान आती हैं उसको दूर करते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस ना हो, मतलब कोई फॉसिल उसमें जब एविडेंस ना हो, फॉसिल एविडेंस का मतलब हुआ कि कोई भी फॉसिल नहीं है उसका सबूत देने के लिए, तब। तो फॉसिल एविडेंस का मतलब हुआ कि फॉसिल एक्चुअली क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कभी बहुत पहले दबा दिए गए थे अर्थ के नीचे, और उसको जब डिस्कवर किया गया तो पता चला कि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं और इससे मिलती थी, उससे मिलती थी, जो भी था। एक एग्जाम्पल आपको तौर बताया, तो जब जिसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई फॉसिल उसके बीच का नहीं है, कोई कड़ी नहीं है कनेक्टिंग लिंक, तो उससे हमको ये सुविधा मिलती है कि हम पता लगा सकें कि कौन सा जो है, कौन से सोर्सेज जो है हेल्प करते हैं असाइन करने में कि कौन सा एनिमल किस ग्रुप को या कौन सा प्लांट किस ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जो हम लोग इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब वो नंबर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन। नंबर और कोड्स जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर और डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम एंजियोस्पर्म का कोई प्लांट ले लें और जिम्नोस्पर्म का कोई प्लांट ले लें और उसको कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि 1 1 हमने उन कैरेक्टर्स को दिया जो कैरेक्टर्स कॉमन है। जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट्स में उसका डिवीजन है दोनों में ये कॉमन है। रूट्स वगैरह मिलते हैं वो कॉमन है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलते हैं वो कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको अलग कैरेक्टरिस्टिक दे। तो न्यूमेरिकल कोड से जो है डिफरेंसेस हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से देखा जाता है। तो एक बार में इसमें 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जा सकता है। अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, उसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। साइटोटेक्सोनॉमी जो होती है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, तो एक प्लांट में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, उसका कंपैरिजन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। और कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब हुआ वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्लांट के अंदर मिलते हैं वो कितने कॉमन हैं और कितने अलग हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्सोनॉमी यानी बहुत सारी क्लासिफिकेशन की विधियां सामने आई, जिससे हमको पता चला कि कौन सा प्लांट्स आपस में क्लोजली रिलेटेड है और कौन से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। जो क्लोजली रिलेटेड हैं, जिनका एक ही एंसेस्टर, उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया, और जो नहीं है उनको अलग रखा गया। तो अब ये तो देखो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, जो साफ बात है। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। एल्गी हम आपको आज करा देते हैं। तो एल्गी क्या है? क्लोरोफिल होता है इनमें, सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड क्या होता है? थैलॉइड का मतलब हुआ कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित नहीं है, और लार्जली एक्वेटिक, मतलब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन में भी रहते हैं, यानी समुद्री पानी में भी रहते हैं, और बहुत सारे दूसरे हैबिटाट पे मिलती हैं। पत्थर पे मिल जाती हैं, देखो ना काई वगैरह जमी रहती है, काई क्या होती है? एल्गी ही होती है। मिट्टी में मिलती है, वुड पे मिल जाती है, कुछ जो है दूसरे फंजाई के साथ भी रहती हैं, जैसे लाइकेंस जो एक फंजाई है। फंजाई का मतलब फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है उसको लाइकेन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एल्गी ने क्या किया? उसको बना बनाया खाना पहुंचाया, और लाइकेन चूंकि फंजाई है, मतलब फंजाई का जो पार्ट है वो चूंकि खाना नहीं बना सकता है, इसलिए वो एल्गी के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में रह के वो उसको प्रोटेक्शन देता है, घर देता है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और ये एल्गी कभी कभी एनिमल्स के ऊपर भी हो जाती है, जैसे स्लॉथ बेयर है, वो बहुत ही धीमा जानवर होता है, तो वो अपने एक जगह पे हाइबरनेट करता है, तो उसके ऊपर भी एल्गी उगाती है। तो फॉर्म और साइज जो होता है एल्गी का वो बहुत ही वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग होता है। कॉलोनियल फॉर्म्स जैसे कि वुलवॉक्स यानी कॉलोनी में रहते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा
तो और फ्यू मेरीन फॉर्म्स जो होते हैं, केल्प जो होते हैं, मैसिव प्लांट बॉडीज। ये इसको बिल्कुल आप लोग अंडरलाइन करो, मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, इसको समझ लो ध्यान से कि वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म्स जो कौन से हैं, ये बताया जा रहा है, ये वॉल्वॉक्स है और फिलामेंटस फॉर्म्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म है, ये देखो इसमें ये जो एक छोटा 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 दिख रहा है ना, ये एक एक सेल है और ये पूरे सेल्स एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं, तो ये वॉल्वॉक्स है, ये कॉलोनियल फॉर्म है। और दूसरा क्या बताया जा रहा है, दूसरा बताया जा रहा है कि ये जो है फिलामेंटस फॉर्म्स भी हैं, फिलामेंट बनाते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, सीढ़ी जैसे। फिलामेंट जो होती है सीढ़ी होती है, ये वाला देखो जैसे सीढ़ी दिख रही है ना, तो ये क्या है, ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है ना, ये यूलोथ्रिक्स है। स्पायरोगारा इसमें नहीं दिखा है, वो स्पायरोगारा भी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये जो है, ये इसको आप लोग अंडरलाइन करो कि वॉल्वॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो है, फ्यू मेरीन फॉर्म्स इसके अलावा जो होते हैं, केल्प, केल्प जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी होते हैं और वो पूरे बहुत एरिया में फैले रहते हैं। मैसिव प्लांट बॉडीज, बड़े बड़े थोड़े से होते हैं और ये पूरे एरिया में फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर उस हिसाब से आप दोगे कि फिलामेंटस एल्गी कौन सी है, कौन सी कॉलोनियल एल्गी है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि एल्गी जो है कैसे रिप्रोड्यूस करती है। तो इस पे लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स वगैरह का निर्माण नहीं होता है, अपने आप उसका कोई एक सेल डेवलप कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है, या फ्रैगमेंट हो जाता है तो बन जाता है, या उसमें से स्पोर टाइप कुछ बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ कुछ उसी तरीके से, बेसिकली ये स्पोर्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल मेथड जो है प्रॉपर इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। तो तीनों तरीके से इसके अंदर इसका अलग अलग एल्गी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव मेथड यूज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखो बताया था, वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंट जो होता है टूट जाता है, मतलब एक टुकड़ा टूटता है और वो थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, जैसे कि बताया था मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स, देखो इसको अंडरलाइन कर लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जू स्पोर्स हैं, ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, फ्लैजिला मिलती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, इसलिए मोटाइल बताया गया है। और उसके बाद वो जर्मिनेट करके नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके के गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ये गैमेट्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैजिला युक्त होते हैं और एक जैसे साइज में होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो ध्यान से इसको समझो, ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर होते हैं साइज में। यूलोथ्रिक्स में सारे गैमेट्स मेल फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं और फ्लैजिला युक्त होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी नॉन मोटाइल होंगे, मतलब नहीं चल सकते हैं, लेकिन सिमिलर होंगे साइज में, स्पायरोगायरम। यही पूछा जाता है, देखो डिफरेंस है, इसीलिए इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में क्या डिफरेंस है। फ्लैजिला के बारे में डिफरेंस है कि जो उसके जो फ्लैजिला हैं यूलोथ्रिक्स में, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उसके जो स्पर्म्स होते हैं, उसके जो एग्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। दोनों स्पर्म्स और एग्स तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स ही एक जैसे होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, एक जैसे गैमेट्स यानी आइसोगैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है बेसिकली इनके जो गैमेट्स एक जैसे होते हैं, साइज में भी एक जैसे होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, मूवेबल होते हैं। लेकिन स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब कोई फ्लैजिला इनमें नहीं मिलता है, तो ये नॉन मोटाइल है पर साइज सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आया कि गैमेट्स जो हैं वहाँ पे फ्लैजिलेटेड हैं और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड है। फिर से समझो, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहलाता है आइसोगैमेट्स, जैसे कि बताया था। और कभी कभी दो गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं साइज में, और वो भी आके एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, जैसे कि यूडोराइना में हुआ, और वो कहलाता है एनाइसोगैमेट्स। इसको भी अंडरलाइन करो। एनाइसोगैमेट्स का मतलब हुआ जब गैमेट्स एक जैसे नहीं है, साइज फर्क फर्क, एक छोटा एक बड़ा। और आइसोगैमेट्स जब दोनों गैमेट्स साइज में एक जैसे हैं। तो जब एक बड़ा लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट जो एग होता है, फीमेल का बड़ा लार्ज नॉन मोटाइल, वो फ्यूज करता है एक छोटे से मोटाइल मेल गैमेट के साथ, तो वो ऊगैमेट्स कहलाता है। तो एनाइसोगैमेट्स भी, ऊगैमेट्स भी एक तरीके का एनाइसोगैमेट्स है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्पर्म और एग जैसा होता है। मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजिला होती है, और फीमेल वाले में फ्लैजिला नहीं होती है, वो बड़ा होता है, गोल सा होता है, और वो मोटाइल नहीं होता है, मतलब मूव नहीं कर पाता है, मेल वाला उसके तरफ जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। इसीलिए इसको अंडरलाइन किया कि तुमको पता होना चाहिए कि आइसोगैमेट्स किस में मिलता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। एनाइसोगैमेट्स किस में मिला, यूडोराइना में। और इसमें किस में मिला, वोल्वॉक्स फ्यूकस। का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ऊगैमेट्स टाइप। समझ में आया। चलो यहाँ पर देखो सारी एल्गीज तुमको दिखाई गई हैं।
एल्गीज नहीं होता, सॉरी, एल्गा सिंगुलर होता है और एल्गी जो होता है उसका प्लूरल होता है। तो ये पहला वाला जो है, ए वाला जो है, ए का फर्स्ट वाला, ये वोल्वॉक्स से जो बताया था कॉलोनियल एल्गी है। सेकंड वाला यूडोथ्रिक्स बताया था जो सीढ़ी नुमा है, और इसके अंदर जो है आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद फिर ये ब्राउन एल्गी है, बी का 1, ये देखो ये ब्राउन एल्गी है, कैल्प वगैरह हो सकता है। और ये फिर देखो ये लेमिनेरिया, पेड़ के जैसा लेकिन एक्चुअली पेड़ नहीं होता है। और फिर तीसरा है ये फ्यूकस, ये सारे जो है ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है ना। ये देखो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, और तीसरा वाला क्या है, डिक्टियोटा। उसके बाद रेड एल्गी है, पोरफायरा है ये, और ये पॉलीसाइफोनिया, ये बहुत ही डेवलप्ड एल्गी मानी जाती है, ठीक है ना। तो एल्गी जो होती है इंसानों के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। एटलीस्ट आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस अर्थ की ऊपर यही एल्गी करवाती हैं। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल होता है अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में बढ़ा देती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में, क्योंकि एनर्जी रिच कंपाउंड्स देती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराती है तो इतना सारा खाना देती हैं जो कि फूड साइकिल का बेसिस फॉर्म करता है। जो फूड साइकिल का बेसिस का मतलब हुआ कि हर फूड साइकिल में नीचे क्या रहता है, प्रोड्यूसर रहते हैं। तो ये एल्गी जो है सबसे नीचे ऑक्यूपाई करती है फूड चेन में। बहुत सारी स्पीशीज, जो आप इसको अंडरलाइन करोगे, बहुत सारी स्पीशीज पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम की जो है लगभग 70 स्पीशीज और है मेरीन एल्गी की, वो फूड के तौर पर डायरेक्टली खाई जाती है। मतलब फूड तो बनाती हैं लेकिन ये फूड के तौर पर खाई जाती हैं। क्या कौन कौन सी, इसको फिर से अंडरलाइन करो, लेमिनेरिया, सरगासम और पोरफायरा, इनको खाया जाता है। कुछ मेरीन एल्गी जो होती है और रेड एल्गी, वो बहुत सारा हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती है। उसको भी अंडरलाइन कर लो, हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब वाटर को होल्ड करने वाली चीज़ें। हाइड्रोकोलॉइड, कोलॉइड बना लेती है पानी को होल्ड करके, जैसे कि एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी में प्रोड्यूस होता है, और केराजीन जो कि रेड एल्गी में प्रोड्यूस होता है और कमर्शियली यूज़ होता है। अगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिलीडियम का और ग्रेसिलेरिया का, वो ग्रो करने में यूज़ होता है किसको, माइक्रोब्स वगैरह को, और आइसक्रीम और जेली में भी यूज़ होता है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी जो है प्रोटीन्स में बहुत रिच होती है, और ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होती है। यहाँ तक कि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो लोग इसकी कैप्सूल खा के काम चलाते हैं। एल्गी को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी एल्गी फूड के रूप में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बताओगे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम फूड के तौर पे यूज होती है डायरेक्टली। इसके अलावा हाइड्रोकोलॉइड्स के तौर पे कुछ ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी बनाता है, और कैराजिन जो कि रेड एल्गी बनाती है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गिन कौन बनाता है, कौन सी एल्गी एल्गिन बनाती है, कौन सी कैराजिन बनाती है। इसके अलावा अगर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए टिश्यू कल्चर वगैरह एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो बनता किससे है, कमर्शियल प्रोडक्ट है जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से बनता है, और आइसक्रीम और जेली बनाने के भी काम आता है। क्लोरेला जो है फूड सप्लीमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन वगैरह मिलता है, तो ये कोली के तौर पे ये स्पेस ट्रैवलर्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफाइसी कंप्लीट कर देते हैं, फिर फियोफाइसी हम लोग नेक्स्ट रन पे करेंगे। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, इसको अंडरलाइन कर लो, यूनिसेलुलर होती है, एक सेल वाली, कॉलोनियल यानी कॉलोनी में रह सकते हैं, फिलामेंटस यानी फिलामेंट के रूप में भी रह सकते हैं, जो पीछे पढ़ा आप लोगों ने। ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर मेनली डोमिनेंट कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। पिगमेंट्स जो होते हैं वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, जैसे डिस्कॉइड यानी डिस्क के आकार के, प्लेट के आकार के, रेटिकुलेट का मतलब वो जाल नुमा, कप शेप्ड, स्पाइरल यानी पूरा घुमा हुआ जैसे डीएनए होता है, और रिबन शेप अलग अलग स्पीशीज में मिलते हैं। तो मतलब इनके क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है, साइज है, उससे इनको हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी एल्गी का है ये। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो स्टोरेज बॉडीज भी कंटेन करते हैं, इसको कहते हैं पायरेनॉइड्स, ये जो है क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। पायरेनॉइड्स का काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना प्रोटीन के अलावा। कुछ एल्गी जो है खाना भी स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के अंदर जो होती है बाहर रिजिड सेल वॉल, बहुत कड़ी सी सेल वॉल होती है जो कि इनर लेयर से बनी होती है सेल्यूलोज के, और आउटर लेयर की होती है पेक्टोज की। तो ये लेयर से होता है, जब पानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये थोड़ा सा गीली गीली हो जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन से होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं, खास तरीके के सेल्स हो जाते हैं, उनको कहते हैं जू स्पोरेंजिया, वहाँ पे जू स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत सारा वेरिएशन होता है, मतलब बहुत अलग अलग एल्गी में अलग अलग होता है, और अलग अलग सेल्स टाइप के बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइसोगैमस ही होता है, पर कभी कभी एनाइसोगैमस और ओगैमस भी होता है।
कुछ कॉमनली ग्रीन एल्गी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो पीछे, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है और कैरा है। तो अब फियोफाइसी, रोडोफाइसी वगैरह हम लोग कल टेकअप करेंगे, और ये जो चीज़ें हमने बताई थी उसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपने अंडरलाइन कर लिया एनसीईआरटी में तो आपको वही क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड आपको वैसे ही मिल जाएंगे, या थोड़ा बहुत घुमा कर भी मिल जाएगा, तो आप उसको कर लेंगे। चलो अब तुम लोग एज़ यूजुअल कोई कमेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन के नीचे जाके जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो उसको कंप्लीट करके आप लोग उसको प्रेस करो और कमेंट करो। चलो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो।